हेलो स्टूडेंट्स, आपका एकेजी एकेडमी में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा और उनको कैसे हल करते हैं उनको हमने सीखा था। उस और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। आज हम इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। उन्होंने एक सिचुएशन दे दी है, एक परिस्थिति दे दी है, स्थिति दे दी है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसको हमें क्या बनाना है? एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है हमें। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है इसमें? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी हुई है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है? एक तो टोटल हमारा एरिया, यानी कि भूखंड का जो एरिया है, प्लॉट का जो एरिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई, उसको उन्होंने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है? कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो इसमें हम इसको इस तरीके से लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें हम चौड़ाई को अपनी तरफ से मान लेते हैं। माना भूखंड की चौड़ाई हमने मान ली x मीटर, तब लंबाई, क्योंकि उन्होंने चौड़ाई के बेसिस पर लंबाई को उन्होंने परिभाषित किया हुआ है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का 2 गुना यानी 2 गुना x से एक अधिक है यानी 1, इसमें प्लस कर दिया हमने। तो ये कितना हो गया? 2x + 1 मीटर। यानी कि ये क्या हो गया? ये हमारी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है? लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है x। इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2x² और प्लस x। और ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। और भूखंड का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है? भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 528 वर्ग मीटर। तो इसको इस तरीके से लिख दें 2x² प्लस x, इसको हम इधर ले आए 528 को, इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। और यही हमारी इक्वेशन हो गई जो हमसे पूछा गया है कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में, क्या कहा था हमसे? कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कर दिया है। अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांक के, धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन से होते हैं? कुल मिला के अगर पूर्णांक की बात करें तो ये होते हैं, अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इनको 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर भी और इधर भी सो ऑन। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं? ये धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो हम इधर इन वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। ठीक है, और कैसे हैं? क्रमागत है, यानी क्रम से, यानी हम कोई भी ले लें, ये इसके बाद ये क्रम से आ रहा है, यानी दो क्रमागत, इन दो की बात कर रहे हैं या इन दो की बात कर रहे हैं या इन दो, किन्हीं दो की, दो क्रम वालों की बात कर रहे हैं। तो हमने मान लिया, माना दो क्रमागत
धन पूर्णांक बराबर x, यानी एक x, तो उसमें अगले में कौन सा जुड़ जाता है, 1 प्लस हो जाता, तथा x प्लस 1 है, यानी कि एक x हो गया, एक x प्लस 1 हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है, तो इसे हम क्या करें, लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 306। इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। आगे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसको 306 को इधर लिया हो, 306 इज इक्वल टू 0। और यही हमारी क्या हो गई, यही द्विघात समीकरण हो गई। हमने इस सिचुएशन जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, x और x प्लस 1 के मान आ जाएंगे, यानी इसके जरिए हम पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं, वो द्विघात समीकरण हो गई। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें इसमें दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी कि रोहन और रोहन की माँ की बात हो रही है। रोहन की माँ अगर आज बात कर रहे हैं तो वो 26 वर्ष बड़ी है उससे, आज की वर्तमान में। 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं कि उन दोनों की आयु का अगर हम गुणा करें आपस में तो वो 360 हो जाती है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें रोहन की सॉल्यूशन, रोहन की आयु मान लेते हैं, माना रोहन की आयु, और कौन सी आयु, वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि वो कितनी है, x वर्ष है। तब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि वो 26 वर्ष बड़ी है उससे, तो x में 26 वर्ष और जुड़ जाएंगे, तो माँ की आयु इतनी हो गई। ठीक है, अब 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, वो 3 वर्ष, ये 3 वर्ष पश्चात, यानी कि आज से, जैसे अगर वो आज हम 10 साल, आज हम 30 साल की उम्र है हमारी, तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे हम, 30 प्लस 3 33 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं। अगर 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अगर रोहन आज कितना है, रोहन अगर आज है x वर्ष का, तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, इस तरीके से। ठीक है, ऐसी माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, उसकी आयु में भी क्या हो जाएगा, 3 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, उसकी वर्तमान आयु है 26, x प्लस 26 वर्ष प्लस 3, यानी कितनी हो जाएगी उसकी, x प्लस 29 वर्ष। इस तरीके से उसकी 3 वर्ष पश्चात ये उसकी आयु हो जाएगी और रोहन की आयु हो जाएगी ये। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हमें दिया है कि 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल कितना है, हमारा 360, यानी कि x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 360 वर्ष।
तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें। इसे कैसे, x की इसमें मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x +29 +3 x +29 =360, यानी कि x की इसमें मल्टीप्लाई करी पूरे ब्रैकेट में, +3 की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करी। x की मल्टीप्लाई करिए क्या हो गया, x² +29x प्लस ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 87 =360। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें, x², ये दोनों मिला के कितने हो गए, ये 32x हो गए, +87, और इसको इधर ले आए तो ये माइनस का 360 हो गया, =0। अब हम इसे इसमें से और लिख लेते हैं इसको, x² +32x प्लस ये, इसको अगर इसमें से माइनस करें तो हमारा कितना हो जाएगा, -273 =0। तो ये क्या आ गया, ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। यानी कि हमने इस पूरी सिचुएशन जो दी हुई थी सवाल में, इसको हमने किस में व्यक्त कर दिया, द्विघात समीकरण में व्यक्त कर दिया। ऐसी द्विघात समीकरण में जिससे हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं, यानी x का मान ज्ञात कर लेंगे इससे, तो हमारी रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसका 4th पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर की दूरी एकदम मतलब एक जैसी चाल से तय कर रही है, समान चाल से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि जो इस समय चल रही है अगर उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम लेके चल रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और दूरी कितनी है, दूरी बराबर हमारी कितनी है, 480 किलोमीटर ही तो दूरी तय करनी है हमें। 480 किलोमीटर दूरी तय करनी है रेलगाड़ी को इस चाल से, ठीक है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। समय को हम इधर ले आए तो चाल इधर आ जाएगी, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा फिर हमारा, समय = दूरी बटे चाल। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एक तो चाल दी हुई है और एक दूरी दी हुई है, यानी कि चाल और दूरी दी हुई है तो हम समय निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, हमारी दूरी कितनी है, दूरी है 480, और चाल कितनी है, चाल है हमारी x। तो ये हमारा समय आ गया जब वो समान चाल से चलती है और 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब दूसरी स्थिति हमें क्या दी हुई है, दूसरी स्थिति दी हुई है कि वो कह रहे हैं कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो आप लिखोगे इसे, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल कितनी हो जाएगी, पहली चाल कितनी थी हमारी, x थी, उसमें से 8 कम कर देंगे तो x - 8 किलोमीटर प्रति
घंटा। ये हो जाएगी नई चाल। अब लिया गया समय नई चाल के साथ कितना समय लिया गया है ये देखते हैं। लिया गया समय वही दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दूरी तो वही है पहले वाली 480, लेकिन चाल हमारी बदल गई है, x-8 हो गई है। ये हो गया। यानी कि पहले समय कितना लिया उसने? पहले समय ये वाला लिया। फिर दूसरी बार में जब हमने चाल कम कर दी तो समय कितना लिया उसने? ये समय ये वाला ले लिया 480 बटे x-8। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये 3 घंटे ज़्यादा हैं इस वाली समय से, क्योंकि उसने दूसरी बार में 3 घंटे अधिक ले दी है। ठीक है, तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार यानी कि ये ज़्यादा है 480 बटे x-8। अगर ये ज़्यादा हैं और ये कम है, यानी कि इनमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो हमें 3 घंटे आ जाने चाहिए। 480 बटे x बराबर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? वो 3 है, 3 घंटा है। यानी कि ये 3 घंटे ज़्यादा समय है, ये 3 घंटे कम समय है। तो ये आ गया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका x-8 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। x-8 से x-8 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 480 x, ये 480 x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 480 x-8, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, x-8 आ गया, इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 480 x माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई की 480 x और ये माइनस माइनस प्लस 480 गुणा 8। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3 इंटू एक्स इंटू x-8। क्या हो गया? इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी थी। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा? ये ब्रैकेट है, इससे ये कैंसिल हो गया। इसमें 8 की गुणा कर देते हैं, 8 0 0, ये 8 2 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, ये आ गया। इज इक्वल टू 3x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वेयर माइनस 3 8 24 x। इस वाली वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3x स्क्वेयर माइनस 24x और माइनस के ये हो जाएगा 3840, यानी कि 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन जाती है? ये हमारी द्विघात समीकरण आ जाती है। ठीक है, चाहे तो इसमें 3 का हम भाग भी दे सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वेयर माइनस 8x और इसको 3 से भाग कर लें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी क्या हो गई? यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। तो बच्चों, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कुछ भी समझ में ना आए या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसी तरीके का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।